आदि नाम जो संत न जपता, यम प्राण उसके हरता। आदि नाम है अक्षर माही, गुरु बिन नरक छूटे ना। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सत साहेब सतगुरु साईं अरुण जी को कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। सतगुरु कबीर साहिब परमेश्वर को कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। सत साहेब आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, माताओं, बहनों, छोटे बड़े सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब भक्ति मार्ग याद कर लेते हैं। सब जीवों को एक समान देखना, समझना, जानना, सबकी सेवा करना, प्रेम से बोलना, प्रेम से रहना, दया, करुणा, प्रेम हृदय में रखना, यही भक्ति मार्ग है। किसी से भेदभाव नहीं करना, द्वेष नहीं करना, किसी जीव को सताना नहीं, दुख नहीं देना, और गुरु की आज्ञा का पालन करना, यही भक्ति मार्ग है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसी बात पे जिस पे बखूबी विचारा जा सकता है। देखिए, हमारी बात करें तो हम हर एक बात को विचारते हैं और उसकी गहराई तक जाते हैं, और जो सत्य होता है उसको रख लेते हैं, फालतू की बाहर उड़ा देते हैं, कोई काम की नहीं। और हम पहले भी कह चुके हैं कि सतगुरु साईं अरुण जी महाराज की कृपा से हमने उनकी बताई युक्ति से, उनके बताए भेद से हमने अपने स्वरूप को जाना है, शब्द स्वरूप को जाना है, परम अक्षर को जाना है, सात शब्द को जाना है। और तब से जाना है, तब से विवेक जागृति ही होता जाता है। आप भी भक्ति मार्ग पे चलिए और सच्चे सतगुरु की शरण में जाइए और अपना ही स्वरूप का भेद पूछिए, बूझिए, और तब से हम संतों और महात्माओं, महापुरुषों और परमात्मा, इन सब के बारे में हम वाणियाँ लिखते जा रहे हैं। और आने वाली वीडियो में हमारी 45 वाणियाँ हैं, जिसमें गुरु महिमा, गुरु कृपा और मन के बारे में, शरीर के बारे में, परमात्मा के बारे में, माया के बारे में, पाखंड के बारे में, इन 45 वाणियों में सब कुछ लिखा है, सब कुछ हमने कहा है वाणियों में। और इन वाणियों में सभी संतों का जिक्र किया है, गुरु की महिमा का जिक्र किया है, गुणगान का जिक्र किया है, भक्ति का जिक्र किया है इन 45 वाणियों में। और आगे और भी लिखेंगे। आगे हमारी जितनी वाणियाँ होंगी परमेश्वर के बारे में ही होंगी। 45 वाणियाँ हमने यहाँ लिख दी हैं इस कॉपी में, और हम उजागर करेंगे अगले वीडियो में। उससे पहले हम एक गहरी बात आपको बताने जा रहे हैं, जिस पे आप भी विचार करिएगा कि आखिर यही सत्य है या सत्य कुछ और है। देखिए, आज के टेक्निकल युग में, साइंस युग में और भाषा परिवर्तन युग में हम बहुत कुछ भूल चुके हैं, और उस भूलने की वजह से हम प्राचीन को समझ नहीं पाते। हम उन्हीं पे झगड़ा कर रहे हैं, उन्हीं प्राचीन को लेकर के हम भेदभाव कर रहे हैं। कोई कह रहा वो है, कोई कह रहा वो है, कोई कह रहा ये सत्य है, कोई कह रहा वो सत्य है।
कारण भूल की वजह से। प्राचीन को इतिहास को देखा नहीं, ना ही उसको कभी ढूंढने की कोशिश की। इसी वजह से आज पाखंडवाद भी हो रहा है, भेदभाव भी हो रहा है, अखंडता खंडित हो रही है हमारे भारत की। कारण है, कारण के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। कुछ न कुछ होने का पीछे कारण होता है, और वो भूल होती है। कारण, हम शरीर में बैठे हैं, हम भी भूल गए, हमारा कारण भूल है। बस मोटा मोटी यही बात है कि सबसे बड़ा कारण जो होता है भूल होता है। जैसे हम शरीर में आके अपने स्वरूप को भूल गए, ये कारण है हमारा। और आज जो भेदभाव हो रहा है ग्रंथों, पुराणों, वेदों को लेकर के, तरह तरह के ग्रंथों को लेकर के, अलग अलग धर्म पंथों के ग्रंथों को लेकर के बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो रहा है। कारण भूल, इतिहास याद नहीं है, इतिहास नहीं है हमारे पास। विचार सकते हैं, अगर अच्छे तरीके से विचारें तो रिजल्ट अच्छा होता है। तो देखिए, पुराने शब्द, पुरानी भाषा हमें उस इतिहास की जड़ तक ले जा सकती है अगर कोई ढूंढे तो, लेकिन विचार नहीं करता, कोई ढूंढता नहीं है। तो आज हम बात करेंगे हमारे भारत की शिक्षा प्रणाली और इसका व्यास केंद्र कब से शुरू हुआ था। तो हम हमारी पुरानी सभ्यताओं की ओर देखते हैं तो वहाँ मिलता है, एक अजीब मिलता है, समझने के लिए बहुत बड़ा तथ्य मिलता है। वो तथ्य क्या है कि जब हमारी सभ्यताएं बसा करती थी हमारे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में, तो उस वक्त की जो शिक्षा थी, शिक्षा प्रणाली थी, वो ज़्यादा लिखी नहीं जाती थी, क्योंकि लिखने का बहुत कम साधन था। चमड़ा यूज होता था, वृक्षों की छाल यूज होती थी, कम लिखा जाता था। दूसरी बात, भाषा का सही ढंग से प्रकार नहीं था, आकार नहीं था, सिर्फ मुख से बोला जाता था, उनका ढंग से आकार प्रकार नहीं था, कठिनाइयाँ होती थी। और जो भी ज्ञान बोला जाता था वो मुंह के द्वारा बोला जाता था और कानों के द्वारा सुन के ही ग्रहण किया जाता था। हक दोनों को ही बराबर का होता था, सुन के ग्रहण करने वालों को भी हक उतना ही दिया जाता था। एक सर्टिफिकेट जिसको प्रमाण बोला जाता है, और एक जो लिखते थे, पढ़ते थे ज्ञान, उनको भी। तो देखिए, धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई और लोग कम शिक्षा में रहने लग गए। शिक्षा ज़्यादा नहीं थी पूरी तरह। तो हमारे जो प्राचीन, वैसे देखा जाए तो लिखित की और शिक्षा प्रणाली, स्कूली, जिसको हम स्कूल बोलते हैं, ये स्कूली जो शिक्षा प्रणाली है, ये आश्रमों से शुरू हुई है, मठों से शुरू हुई है, जो बौद्धिस्ट मठ हुआ करते थे उस टाइम में। यूँ कहो कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो बुद्धिस्ट ही है, कोई शक नहीं। और उस वक्त जो प्राकृत भाषा थी, जैसे सम्राट अशोक ने शिलालेख लिखवाए, तो वो किसी चमड़े के कागज़ या छाल पे नहीं, वो उस वक्त युद्ध तो करते थे, लेकिन इतिहास लेखन जो था उनका वो शिलालेख था। शिलाओं पे लिखा जाता था, पत्थरों पे, ताकि मिटे ना। तो वो विद्वानों का ही काम हुआ करता था, विद्वानों की ही सलाह थी। तो वो महान विद्वान थे, महान परम आत्माएं थी जो विद्वान थे, महापुरुष थे, संत थे। तो उस वक्त में कोई जाति ऐसा नहीं था, जाति का कोई घालमेल नहीं था।
विद्वान कोई भी हो सकता था उस वक्त। आध्यात्मिक विज्ञान विद्वान भी होता था, तत्व भौतिक विज्ञान विद्वान भी होता था। हर तरीके से विद्वान होते थे। तो उन्होंने आबादी को देखते हुए और अज्ञानता को देखते हुए एक युक्ति अपनाई। सबसे पहले उन्होंने भाषा को, अक्षरों का परिवर्तन ठीक किया ताकि समझ में आ जाए। उनको पूरा किया, जैसा उनके पास विज्ञान था उसी तरीके से उन्होंने भाषा को पूरा कर दिया और लिखने के साधन बनाए, चमड़े जैसे वृक्षों की छाल। फिर शिक्षा का प्रसार शुरू हो गया। और ये शिक्षा का प्रसार आज से नहीं, सम्राट अशोक के ज़माने से है। और जैसे युग टाइम बीता तो शिक्षा प्रणाली तो चलती रही, लेकिन फैली नहीं। और हमारे ही विद्वानों ने भाषा का ढंग से आकार दिया। उसी प्राकृत भाषा को संस्कृत कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त के जो प्राकृत अक्षर हैं वो कुछ और तरीके से थे। उन्हीं अक्षरों को सुधार के गोलाई आकार है, ढंग का आकार दिया और फिर लिखा पढ़ी शुरू होगी। तो लिखा पढ़ी शुरू हो गई तो उन्होंने हर तरीके का ज्ञान अलग अलग ढांचे में बना दिया। जैसे कुछ चमड़े के पत्रों पे तो भौतिक ज्ञान भर लिख दिया गया, जल वायु तथा अग्नि भौतिक। कुछ चमड़े के पत्रों पे आध्यात्मिक ज्ञान लिख दिया, कुछ चमड़े के पत्रों पे राजनीतिक ज्ञान लिख दिया कि समाज को चलाया कैसे जाए, कुछ योग विधि का लिख दिया। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे अलग अलग एक चमड़े की बुकों में लिख दिया। समाज को कैसे चलाना चाहिए, आधुनिक युग को कैसे बनाना चाहिए, भौतिक तत्व की क्या विशेषता है, क्या है ये, राजनीतिक राजा का और प्रजा के बीच में क्या होना चाहिए, ये सब लिख दिया गया। भाषा का अच्छी तरह से सुचारू रूप हो गया, अच्छा आकार बन गया। तो वो संस्कृत कहलाई। लिखने वाले हमारे विद्वान थे, वो जाति का कोई मतलब नहीं था, हमारे ही विद्वान थे। उस जमाने के विद्वानों को प्रोफेसर, लेक्चरार जो आज हम उपाधि दे रहे हैं, वही उपाधि उस वक्त हुआ करती थी। किसी के पास राजनीतिक उपाधि थी, किसी के पास, लेकिन थे वो लेक्चरार, टीचर, अपने अपने अध्याय के अनुसार वो पदवी थी विद्वानों की। आज हम लेक्चरर प्रोफेसर कहते हैं, उस जमाने में विद्वान कहते थे। और जिसकी जिस तथ्य पर रुचि थी और राजा महाराजा उसी को वो पद देते थे। कोई वैद्य की डिग्री थी किसी के पास, जो आज आधुनिक डॉक्टर कहते हैं, किसी के पास साइंस की थी, किसी के पास आर्किटेक्ट की। शिक्षाएं वही थी जो आज यूज हो रही है। भाषा के परिवर्तन के कारण, आधुनिक युग टूल के कारण बदल गया, सिस्टम वही है। अब वेदों की बात आती है। वेद क्या है? अरे वह वैदिक शिक्षा प्रणाली ही वेद है। जब चमड़े की किताबें बननी शुरू हो गई थी तब वो वेद कहलाई थी, वैदिक युग था। उस युग से शिक्षा प्रणाली शुरू हुई थी जन जन तक पहुंचाने के लिए।
और व्यास क्या था, एक अड्डा के अंदर हेडक्वार्टर, एजुकेशन डिपार्टमेंट वो भारत का एक ही था केंद्र। वहाँ 4 पुस्तकें अलाउड कर दी गई कि ये 4 पुस्तकें कोई पढ़ लेता है तो वो पूर्ण विद्वान, यानी कि पूर्ण डिग्री वाला, पढ़ाई करने वाला माना जाता है। उसे 4 पुस्तकों का ज्ञान हो जाता है तो वो हर क्षेत्र में जनरल हो जाता है, जानकारी हो जाती है, तो वो तकड़ा प्रोफेसर माना जाता था उस जमाने का, लेक्चरार माना जाता था, अच्छा पढ़ा लिखा, डिग्री होल्डर। ये उपाधियां आज हमने बदल के कर दी, पहले यही उपाधियां पहले थी, सिर्फ भाषाओं का हेर फेर से ये अंतराल हो गया, शिक्षा वही चल रही है। और वेदों में वही लिखा है जो आज हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ अलग अलग तथ्य बना दिए गए। जहां योग का तथ्य था उसको फिजिकल एजुकेशन कर दिया, जहां भौतिक तथ्य था उसको साइंस में कर दिया, जहां इतिहास का तथ्य था उसको इतिहास, और जहां वेद में जहां जीवों का था वो आज हम बायो वगैरह, मतलब अलग अलग नामों की भाषाओं में ट्रांसफर कर दिया हमने। बात वही चली आ रही है। वेदों में मूर्ति पूजा नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा, ना कर्मकांड के बारे में लिखा, सिर्फ और सिर्फ भौतिक जानकारी। ये हमारी शिक्षा प्रणाली है, तो आज भी तो है स्कूलों में। हमारी आज की स्कूलों की किताबों में क्या पूजा पाठ और कर्मकांड लिखे हैं? नहीं। वही शिक्षा है जो युगों के अनुसार शब्दों की और भाषाओं के कारण बदल गई है। वो हमारी शिक्षा प्रणाली है। सेंटर था वो, उस वक्त एक सेंटर शुरू हुआ था भारत में शिक्षा का। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी में यही 4 चलते थे, यही 4 बुक चलती थी, जो अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये 4 ही बुक तो हैं महत्वपूर्ण तथ्य, जो आज हम हिंदी, भूगोल, इतिहास, विज्ञान कहते हैं। यही तो थे वो। इनके नाम हमने बाद में भाषाओं के कारण चेंज हो गए, अलग अलग भाषाएं, फिर इनकी छोटी छोटी किताबें बनी। फिर और उस वक्त वेदों ने कहा, वेद में वाणी है कि शिक्षा जन जन तक पहुंचे। भारत में एक केंद्र बनाया जिसको व्यास बोला गया है। व्यास किसी आदमी का नाम नहीं है, व्यास एक केंद्र का नाम है, एक हेडक्वार्टर का नाम है, जहाँ से अलाउड हुआ था, जहाँ से राजा महाराजाओं ने एक अपना स्थान बनाया शिक्षा प्रणाली का, कि यहाँ से ऑर्डर होंगे, हर किताब का ऑर्डर होगा। यहाँ पे जो भी किताब छपेगी, महाकाव्य जो भी छपेंगे शिक्षा प्रणाली में, वो यहाँ से ऑर्डर होगा। तो आज भी हमारे राज्यों में अलग अलग हमारे बने हुए हैं डिपार्टमेंट शिक्षा के, तो वो अलाउड करते हैं कौन सी बुक लगानी है, कौन सी नहीं लगानी। पहले भी ऐसे ही था। उस वक्त हमारे भारत में किसी और बुक को नहीं लगाया, 4 बुकों को लगाया, सिर्फ 4 बुकों को। और वो 4 बुक आज शिक्षा में हो रही हैं, वही 4 बुकें हैं। और बाद में जब कागज आ गए, कागज की हमारा आविष्कार हो गया, तो जो सबसे पहले गत्ता शुरू हुआ, तो गत्ते पे लिखना शुरू हो गया था। स्याही पेन का आविष्कार हो गया, धीरे धीरे हल्का हल्का कलम, स्याही, और फिर पन्ने का आविष्कार हुआ। तो यही वही शिक्षा प्रणाली पन्ने पे डाल दी गई, छाप दी गई, ताकि चलती रहे। और उसी के फिर अलग अलग हक बना दिए गए। उन्हीं 4 में से अलग अलग किताबें बना दी गई। कैसे? कक्षा के हिसाब से। जैसे पहली कक्षा में ये आने चाहिए, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, 5वीं में ये 15-15, 20-20 साल उस वक्त 4 वेदों की शिक्षा लेने में स्कूल में, आश्रमों में, यूनिवर्सिटियों में 20-20 साल लग जाते थे। तो आज भी वही टाइम लग रहा है, 15-20 साल तो आज भी लग जाते हैं पूर्ण पढ़ाई करने में। कोई बड़ी बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है, सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। और जब ये 4 किताबें हमारी अलाउड हो गई थी, तो जन जन तक ये शिक्षा पहुंचाई जा रही थी।
उस वक्त किसी एक जाति तक सीमित नहीं था वेदों की किताबों को पढ़ने के लिए। होनहार बच्चा पढ़ सकता था, विद्वान बन सकता था, लेक्चरर प्रोफेसर जो आज हम कह रहे हैं वो बन सकते थे। अलग अलग, कोई इतिहास का, कोई भूगोल का, कोई विज्ञान का, कोई हिंदी का, ऐसे कोई भाषा का स्पेशल, ऐसे राज्य अलग हुए, राज्यों की अलग अलग भाषा होगी बन गई सब। लिखित में भी, आकार में भी अलग अलग भाषा हो गई। जैसे पंजाबी आकार में अलग है हिंदी से, इंग्लिश अलग है, तेलुगु, द्रविड़, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, बहुत सारी भाषा ऐसी हैं जो अलग अलग आकार में लिखी जाती हैं। तो वो अपने अपने राज्यों के हिसाब से अपने अपने डिपार्टमेंट, जो शिक्षा डिपार्टमेंट है, उनके आधार पे वो लागू कर दी गई। पहले एक ही पूरे भारत में 4 ही किताब लागू थी, और ऐसा नहीं था कि कोई नहीं पढ़ सकता था। सबके लिए शिक्षा प्रणाली बराबर थी। किसी भी कोई जाति पाति तो थी ही नहीं। कोई भी है, कोई भी गरीब है या अमीर है, बच्चा पढ़ सकता था, वेदों का ज्ञान ले सकता था, कुछ भी बन सकता था, कोई रोक टोक नहीं थी। शुरुआत तो शिक्षा प्रणाली यहीं से शुरू हुई थी, 4 बुकों से ही। हमारे भारत में 4 ही बुक अलाउड हुई थी उस जमाने में। शिक्षा प्रणाली की जो शिक्षा शुरू हुई तब ये कि बोर्ड लागू हुए, तो ऐसा आज भी तो हुआ है, क्यों नहीं हुआ। देखिए हर एक राज्य में जो शिक्षा का बोर्ड बनाया गया था, एक बोर्ड, तो सभी एक साथ थोड़ी बने हैं हर राज्य में। हमारा हरियाणा शिक्षा बोर्ड का तारीखवार कुछ और है, राजस्थान शिक्षा बोर्ड का कुछ और है सदी, और पंजाब का कुछ और है। ये अलग अलग, वो हमारा उस वक्त एक बोर्ड था शिक्षा प्रणाली का, एक ही बोर्ड से शुरू हुआ था, उसी को व्यास केंद्र कहा जाता था। वो वैदिक युग था हमारा, शिक्षा वहाँ से शुरू हो गई थी। बटनी शिक्षा, बटनी, लिखनी, पढ़नी शुरू हो गई थी, वो शुरुआत थी। वैदिक उसको बोला जाता है। शिक्षा प्रणाली, शिक्षा, वेद का मतलब शिक्षा होती है, शिक्षा प्रणाली शुरू करना। तो उसके बाद फिर देखो क्या क्या बदल गया। राजा महाराजा आए, कागजों की भरमार हो गई, लिखना पढ़ना सब कुछ हो गया। चला तो वही आ रहा है ना। बीच में न जाने किन पाखंडियों ने जबरदस्ती वेदों को बिगाड़ दिया। वेद तो शिक्षाएं हैं जो आज चल रही हैं। फर्क क्या है भाई? कोई फर्क नहीं है, नाम अलग अलग रख दिया। तो अब विचार कीजिएगा कि जब बच्चे को उस वक्त में, जब शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे को लेते थे तो पोथी देते थे। राजस्थान में पोथिया बोलते हैं, उत्तर साइड में काशी वाराणसी साइड में पोथी बोलते हैं। छोटा सा होता है, अक्षरों का ज्ञान कराने वाला, छोटे बच्चे को लिखना पढ़ना सिखाने वाला एक होता है, जिसमें आ, ए, आ, क, ख, ग ये लिखने होते हैं, या कोई भी भाषा का अक्षर होता है, उसको पोथिया बोलते हैं। हमारे यहाँ कायदा बोलते हैं हरियाणा में, उधर राजस्थान में पोथिया बोलते हैं, इधर पोथी बोलते हैं। तो अलग अलग नाम भी हैं इनके। तो वो बच्चों को ये शिक्षाएं दी शुरू, ये तो आज भी है, आज कौन सा कम है, आज भी तो है वही। वो पोथिया तो आज भी है, नाम कुछ और रख दो, फर्क क्या है नाम रखने से, प्रणाली तो वही है। और फिर तरह तरह के उनका हैंडराइटिंग सुधारने का और बोलने का तरीका सुधारने के लिए उनको काल्पनिक कहानियाँ दी जाती थी बच्चों को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, कि इनसे इनका राइटिंग है वगैरह सुधार हो जाए। तो जैसे वो 8-10 साल पढ़ लेते थे, तब मेन बुक जो वेद बोले गए हैं, हम वेद कहते हैं हमारी शिक्षा प्रणाली की पहली 4 बुक, तो वो पकड़ाते थे, फिर उनका ज्ञान देना शुरू करते थे। उससे पहले नहीं करते थे। उससे पहले उसको पूरी तरह बोलना, लिखना, राइटिंग ये सब सिखाते थे 8-10 साल तक। काल्पनिक कहानी महाकाव्यों से लंबी लंबी कहानियाँ देते थे, ताकि अच्छी तरह से सुधार हो जाए, राइटिंग में सीख जाए, बोलना सीख जाए, लिखना सीख जाए। तो जो काल्पनिक वो आज भी हैं, काल्पनिक कहानियाँ तो
क्या उनको हम ऐतिहासिक सच्ची मान के बैठ जाएंगे? तो इसी तरह हमारी वेद शिक्षा प्रणाली जब शुरू हुई थी तब लंबी लंबी कहानियाँ देते थे, जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, ऐसी ही लंबी कहानियाँ देते थे काल्पनिक, ताकि बच्चा लिखता जाए उन कहानियों को और बोलता जाए, पढ़ता जाए, सुधर जाए। बाद में बढ़िया शिक्षा चालू होती थी उनकी। आज भी यही है। हम तरह तरह के छोटे बच्चे को चित्र बनाना भी सिखाते हैं, ड्राइंग का भी चित्र बनाना सिखाते हैं कि ये बनाओ, ये बनाओ। कई कई तो ऐसे चित्र भी होते हैं जो इस संसार में वो जीव है ही नहीं। आज भी तो हो रहा है। अलग क्या है, फर्क क्या है? झगड़ा किस बात का? कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ समझने आने के कारण झगड़ा हो रहा है, वेदों को लेकर के, पुराणों को लेकर के इनके। हाँ, वही शिक्षा आज भी स्कूलों में है, वेदों वाली। जब वेदों में मूर्ति पूजा, ये पूजा पाठ कर्मकांड नहीं लिखा हुआ तो आज कहाँ लिखते हैं? आज भी तो हमारी स्कूलों की शिक्षा में नहीं है, ये ना वेदों में है। वेदा वही तो बता रहे हैं ना हम, शिक्षा प्रणाली शुरू हुई थी भाई, शिक्षा फैलाना पूरे भारत में। कोई जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था, लेकिन बीच में एक ही जाति से सीमित कैसे कर दी गई ये शिक्षा? पाखंडवाद ने, बाहर से आने वालों ने। ऐसा था ही नहीं भारत में। और जब वेद की शिक्षा शुरू हुई थी, उस युग की बात कर रहे हैं हम। और जो बीच में घालमेल हुआ है, अशिक्षित रहे लोग, अज्ञानी रहे लोग, कारण कि एक के साथ सीमित कर दिया कि बस एक ही जाति वेद को पढ़ेगी, वही विद्वान बनेगा। क्यों भाई, क्या कारण है? वेदों ने तो नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। होनहार बच्चा पढ़ सकता था, उस वक्त पढ़े भी थे। और आज वो ही वैदिक का शुरुआती दौर आज देखने को मिलता है। आज भारत में पूरी तरह शिक्षा फैली हुई है, शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे आज बच्चा कोई भी जाति का किसी स्कूल में पढ़ सकता है, चाहे वो छोटा स्कूल हो, बड़ा स्कूल हो, लेकिन हर जाति का बच्चा पढ़ तो सकता है ना। उस वक्त भी तो वही था। ये बीच में टांग अड़ाई है, बीच के जो 1000-1200 साल जो बीते हैं बीच के, इनमें तो पाखंडवाद था कि किसी को शिक्षा देनी ही नहीं, दबा के रखो। ये सब कूटनीति थी, राजनीति थी। आज भी जोर लगाया जा रहा है अच्छी शिक्षा गरीब बच्चे को या छोटी जाति को ना दी जाए। क्यों भाई? यही कारण था सबसे बड़ा। और वेद विद्वानों ने, हमारे ही विद्वान थे वो, हमारे ही पूर्वज थे वो, जातियां नहीं थी उनकी कोई, सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी, अपनी सिविलाइजेशन थी वो, अपनी ही भाषा थी, सब कुछ अपना था। जातियां किसने बनाई? आके पाखंडवाद ने। उनको अपना यहाँ अड्डा जमाना था, अपनी नीतियां चलानी थी यहाँ पे। हमारी ही शिक्षा हमें ग्रहण नहीं करने दी, वो था कूटनीति, पाखंड नीति। हमारी ही शिक्षा है वेद, जो आज भी चल रही है। और बीच में रुकावट क्यों आई? पाखंड के कारण। पाखंडियों ने अपना अड्डा जमाना चाहा। और आज की डेट में वेद पढ़ो या ना पढ़ो, शिक्षा वही की वही है। सिर्फ बोलने में, शब्द बोलने में हेराफेरी है। वेदों में जीव विज्ञान है, एक अपना जीव विज्ञान, तो आज की बायोलॉजी है, बेस्ट भी है। वेदों में जो राजनीति शास्त्र है वो आज भी तो है राजनीति शास्त्र। वेदों में जो योग विज्ञान है वो आज फिजिकल एजुकेशन विज्ञान है। वेदों में आध्यात्मिक ज्ञान है तो वो आज भी खड़ा है आध्यात्मिक ज्ञान, ऐसी बात नहीं है। सामाजिक विज्ञान उस वक्त था, वो भी सामाजिक विज्ञान आज भी है, लेकिन यूज नहीं हो रहा। पढ़ाया सब कुछ जाता है स्कूल में, ऐसी बात नहीं, लेकिन यूज नहीं हो रहा। पढ़ लेते हैं, उसको ग्रहण करके उस रास्ते पे चलते नहीं हैं। फर्क ये हो गया। तो इस भ्रम में मत पड़ना कि वेद हमारी एक शिक्षा प्रणाली की शुरुआती थी। वो सबको वेदों का ज्ञान लेने का हक था, ऐसा कुछ भी नहीं था। सम्राट अशोक ने जैसी यूनिवर्सिटियां बनवाई, कितनी यूनिवर्सिटियां बनवाई, किस लिए बनवाई थी भाई? शिक्षा के लिए बनवाई थी।
आज जैसे स्कूलों का प्रचार हो रहा है जोर शोर से, उस वक्त उन्होंने भी किया था, सम्राट अशोक ने भी किया था। बुद्ध जो पुरुष हैं उन्होंने यही तो किया था काम। वो कहाँ गलत थे? वो कहाँ गलत थे ही नहीं। वो शिक्षा आज भी वही प्रणाली सेम आज चल रही है। ये देन किसकी है? बुद्ध सिविलाइजेशन की देन है, बुद्ध मठों की देन है। स्कूलों का प्रचार जो हो रहा है, स्कूल बन रहे हैं, ये शुरुआती प्रणाली है किसकी शिक्षा की? उन्हीं की तो है। और किसी बाहर वालों ने आके थोड़ी शुरुआत किया था। यहाँ पे वेद भी उन्हीं के ही है, वही विद्वान थे लिखने वाले। यहाँ थोपा नहीं जा रहा कि किसी ब्राह्मण ने वेद लिखे हैं। भाई उस वक्त तो कोई ब्राह्मण था ही नहीं, लिखना पढ़ना वो ही जानते थे। हमारे सिविलाइजेशन थे वो, हमारी सभ्यता के, हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वज पुरुष थे वो। ऐसा नहीं है, भ्रम में मत पड़ना। और आज भी मैं खुद कह रहा हूं कि जब मैं 92-93 में स्कूल में पढ़ता था तो हमारी किताबों में काल्पनिक कहानियां थी। कौन कह रहा नहीं थी? बिल्कुल थी। और आज भी काल्पनिक कहानियां किताबों में हैं जो पढ़ाई जाती हैं सुधार के लिए, बोलचाल के लिए। तो जो 1992 में थी, वो 1990 के दशक में, 92 के दशक में, 91 के दशक में हमारी किताबों में थी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। बोलो, ऐसी ऐसी कहानियां थी। वो एक कहानी थी। बहुत सारी ऐसी कहानियां थी। खरगोश की कहानियां थी, शेर खरगोश की कहानी थी, 4 मूर्खों की कहानियां थी। तो क्या उन कहानियों को हम ऐतिहासिक मान लेंगे? वो तो हमें दी जाती थी सुधार के लिए। आज भी दी जाती हैं बच्चों को, ड्राइंग में भी दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को पता नहीं क्या क्या लिखवाया जाता है। तो वो क्या ऐतिहासिक मानी जाएंगी? वो तो तरीका था पढ़ने का। जैसे ये महाकाव्य जो लिखा हुआ है, कहानियां लिखी हुई हैं तरह तरह की, ये वही कहानियां तो थी जो आज उनको ऐतिहासिक माने बैठे और पाखंड फैल रहा है। आप खुद विचारिए, किसी ने किसी तरीके से कहानी लिख दी। अब शिव शंकर पे देख लो, शिव जी पे देख लो, कितनी कहानियां उल्ट पलट की लिख दी, गणेश पे लिख दी। तो क्या था ये? भाई ये वही काव्य, महाकाव्य थे जो लंबे लंबे कहानियां होती थी, लंबे लंबे काल्पनिक का महाकाव्य होते थे जो दिमाग से लिखे जाते थे अच्छी तरह से कि भाई इनसे सुधार हो जाए, पढ़ लिख ले, अक्षरों का ज्ञान हो जाए। तो सुधार के लिए महाकाव्य होते थे। वो तो आज भी हैं। फर्क क्या है? लेकिन जो वेदों की शिक्षा है वो तो आज भी चल रही है। उनमें तो ऐसा नहीं लिखा। पाखंड है, कर्मकांड है, ये सब ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। शिक्षा प्रणाली है वो तो, जो आज भी स्कूलों में शिक्षा प्रणाली है वही है। कोई फर्क नहीं है। वेदों को लेकर के झगड़ा नहीं करना, क्योंकि वही चल रहा है आज भी वही है। सामाजिक का है, और भी है, इतिहास का है, ये सब वेदों में लिखा हुआ था। वो शिक्षा शुरू की गई थी भाई, वो शुरुआती दौर थे। वही शिक्षा आज भी चल रही है। आगे से आगे बच्चे ले रहे हैं शिक्षा को। झगड़ा किस बात का? हाँ, लिखा विद्वानों ने है, महान आत्माओं ने लिखा है, परम आत्माओं ने लिखा है। वो आत्माएं परम थी जो विद्वान थे, उनकी वाणियाँ हैं ये वेद। उन्होंने शिक्षा शुरू कर दी थी आने वाली के लिए। उन्होंने कौन सा गलत किया? कोई गलत नहीं किया। इसलिए तो कहते हैं ना कि वेद परमात्मा की वाणी है। अरे भाई, वो विद्वान वही परमात्मा थे जिनकी वाणियाँ, जो उन्होंने शिक्षा शुरू की थी, वही था वो। ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने सारा ज्ञान चालू कर दिया था। वो ज्ञान तो आज भी चल रहा है ना, स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह चल रहा है वो तो। और उस वक्त पदवी थी छोटे बड़े विद्वानों की, तो आज भी तो है। टीचर है, कोई लेक्चरार है, कोई अध्यापक है, कोई प्रिंसिपल है, कोई हेडमास्टर है। ये पदवियां हैं अलग अलग हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से।
उस वक्त भी ऐसा ही आपका कोई भेदभाव नहीं था, जैसे आज नहीं है, उस वक्त भी नहीं था। बीच में सिर्फ पाखंड, कूटनीति, राजनीति फैलाने वालों ने, अपना अड्डा जमाने वालों ने शिक्षाएं, हमारी ही शिक्षा को हमें ही ग्रहण करने से बंद कर दिया गया था। हमारी ही शिक्षाएं हैं। लोग बाहर से आते थे पढ़ने के लिए, यहाँ यूनिवर्सिटियों में, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियों में आते थे। तो ऐसा नहीं है, ना ही कभी था ऐसा। हाँ ठीक है, अलग अलग भाषाओं में अपना अपना आकार दे दिया और अपने अपने राज्यों में लागू कर दी गई। हर एक राज्य के शिक्षा बोर्ड ने अपने क्षेत्र की भाषा को भी लागू किया है, आदेश दिए हैं। हर राज्य में आदेश होता है। उस वक्त भारत में एक ही आदेश था, एक ही व्यास था, केंद्र था, बोर्ड था, जिसमें 4 किताबें लागू की गई शुरुआत में। इन चारों से शिक्षा पूर्ण होगी, ये सब था। आज भी तो वही है। फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। सिर्फ हमारी मानसिकता, सोचने समझने के कारण फर्क हो गया, क्योंकि भूल गए प्राचीन शिक्षा हमारी कहाँ से चालू हुई थी, है ना। आध्यात्मिक शिक्षा कहाँ से चालू हुई थी, ये सब भूल गए। किसी एक जाति पे नहीं थोपी गई कि शिक्षा एक ही जाति ग्रहण करेगी, उस वक्त जाति थी ही नहीं। हर जन जन तक शिक्षा जानी जरूरी थी। हर बच्चे को पढ़ाना जरूरी था। वो प्रणाली थी। वेद क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहे हैं। वो शुरुआत में यही था। आज वेदों को लेकर के झगड़ा हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। अरे भाई, शिक्षा तो वही है। शिक्षा कहाँ है? कहीं भी किसी भी देश में चल जाओ, ये 4 शिक्षाएं तो मौजूद हैं। तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि इन पे झगड़ा करें या और करें, नहीं। रही बात महाकाव्यों की, तो महाकाव्य तो आज भी काल्पनिक हिंदी की किताबों में, अन्य किताबों में दे देते हैं, एक मनोरंजन कहानियाँ जैसी, तो वो दे देते हैं। उन पर तो झगड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब 1992 में की बात अगर मैं करूं तो क्या मैं झगड़ा करूंगा? क्या मैं उसको ऐतिहासिक मान के बैठ जाऊंगा कि शेर खरगोश की कहानी है, 4 मूर्खों की कहानी है, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ऐसी बहुत सारी काल्पनिक कहानियां थी, वो ऐतिहासिक थोड़ी मानी जाएंगी। उनको भगवान मान के थोड़ी बैठेंगे। ये पाखंड नहीं, ये तो चला दिया गया। और धीरे धीरे लोग वेदों की शिक्षा भूलते गए थे, क्योंकि बीच में राजनीति, कूटनीति और पाखंडवादी फैल गया था, तो वेदों की शिक्षा रुक गई थी। स्कूल भी बंद हो गए थे, स्कूल थे ही नहीं। ये तो आज के बुजुर्ग भी बता देंगे। स्कूलों का नामो निशान खत्म कर दिया था पाखंडियों ने। शिक्षा चलने ही नहीं दी, जन जन तक पहुंचने ही नहीं दी। ये था असली सच। विचारिए आप। तो कोई फर्क नहीं है, वही है, आज भी वही शिक्षा है। फर्क इतना है कि वो उस वक्त संस्कृत में लिखा गया, क्योंकि वो भी हमारे ही विद्वानों ने, हमारे ही महान आत्माओं ने अक्षरों का डिजाइन बनाया, आकार बनाया, ढंग से शुद्धिकरण किया। तो संस्कृत उसी का तो नाम है। और आज हिंदी के अक्षरों को देखो और एक संस्कृत के अक्षरों को देखो, पुराने संस्कृत को अक्षरों को देखो, कितना सुधार है। गोलाई, आकार, सुंदर अक्षर। शिक्षा तो वही चल रही है ना, अक्षरों का ही बदलाव हुआ है। तो ज्यादा उलझिए मत। शिक्षा वही है, वही भाषा है, बोलने का हेरा फेर है, और कुछ नहीं। तो ये थी हमारी शिक्षा प्रणाली। वेद से हमारी शिक्षा का सेंटर शुरू हुआ था। वेदों की किताबों से 4 किताबें लागू की गई थी, और वो एक सेंटर था। व्यास बनाया था, एक जगह बनाया था, एक बोर्ड बनाया था। वहाँ से अलाउड हो गई थी, आदेश हो गए थे कि ये 4 शिक्षाएं, 4 किताबों की शिक्षाएं फैलनी चाहिए। कोई जाति पाति का कोई भेद नहीं था। बीच में हो गया था घालमेल। ये तो सारी दुनिया ही जानती है किन लोगों ने घालमेल किया है, बताने की जरूरत नहीं है।
और ये प्रमाण है कि किसी एक जाति के लिए सीमित नहीं थी वो शिक्षा, कोई भी ग्रहण कर सकता था। जैसे आज कर सकता है तो उस वक्त भी कर सकता था। आज हर राज्य में अलग अलग व्यास बनाए हुए हैं शिक्षा के, हेडक्वार्टर, स्थान, बोर्ड, और उनकी शाखाएं हर गांव में हैं। हर राज्य की एक बोर्ड यानी कि व्यास शिक्षा प्रणाली, और हर गांव में शाखा। उस वक्त भी यही था, आज भी यही है। और बीच में तो सब राजनीति खेली गई थी। 1000-1200 साल तक तो ऐसा ही रहा हमारे देश में। हमारी शिक्षा बंद हो गई, स्कूल नहीं थे। कारण वही है जो आप समझ रहे हैं, आप जानते भी हैं किन लोगों की वजह से ये कारण हुआ है। बस ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप उलझ में मत पड़िए, वेदों के कारण उलझ में मत पड़िए। वेद हमारी ही प्रणाली, शिक्षा प्रणाली है। शुरुआती दौर बदल गया। जैसे हमने बताया ना, हमारे भी ज़माने की किताबें और थी, वो भी बदल गई, तो उन पे झगड़ा नहीं किया जा सकता। तो आशा करता हूँ प्रेमी भक्तजनों इससे अवगत हो गए होंगे। आप विचारिए आप समय से कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ है। क्योंकि शासनकाल में राजा महाराजा आए, फिर टाइपिंग मशीनें आ गई, है ना, फिर बड़ी बड़ी किताबें बन गई। शिक्षा तो वही है, अक्षर तो वही चल रहे हैं, सब कुछ वही चल रहा है, जुबान भी वही अक्षर बोल रही है, सब कुछ वही चल रहा है। आज देखो कंप्यूटर का ज़माना आ गया, आज लिखने का ही मौका नहीं हो रहा, सब कुछ कंप्यूटर कर रहा है, सब कुछ बदलता जा रहा है। तो झगड़ा किस बात का? तो समझ के विचार के रहिए। और भक्तजनों, प्रेमियों, सभी साधु संतों से मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और विचारिए जो आप छोटे बड़े भाई बहन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। सत साहिब। और आज का हमारा यही विषय था। और हमने बताया ना कि आने वाली अगली वाली वीडियो में हम सारी वाणियों का करेंगे। हम एक कवि भी हैं, गाते भी हैं, और हमारे गुरु भी हैं। हम तो एक तुच्छ भक्त हैं, छोटे से परमात्मा के, गुरु के। बस हमसे जो बन पाएगा हम अच्छा ही लिख के जाएंगे और अच्छा ही बोल के जाएंगे। सत साहिब, सत साहिब। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो कबीर साहिब सतगुरुदेव परमेश्वर की जय। सत साहिब। वंदे मातरम।